तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। और यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो उससे पहले आप इस प्रैक्टिस सेट को जरूर कर लें, ताकि आपको पता चल जाए कि कोई ऐसा पॉइंट बचा हुआ तो नहीं है जो अभी आपको देखना है। तो शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को, और आप बाद में ये जरूर बताएं कि किसका कितना स्कोर रहा है। यदि आप कुछ भी अलग जानकारी या कोई अलग क्वेश्चन, आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप उस पर सॉल्यूशन लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और हाँ, एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि देखिए पूरी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है और चैनल का सब्सक्राइबर बढ़ना जरूरी है। तो शुरू करते हैं आज के सेट। और फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपकी। मिस्टर राम को 4000 इकाइयां क्रय करनी है। इनका वार्षिक उपभोग 4000 इकाइयां है। आदेश लागत 80 रुपए है एवं रख रखाव लागत वर्ष में 4 रुपए है। पूछा गया है आर्थिक आदेश मात्रा क्या होगी। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। आर्थिक आदेश मात्रा का फॉर्मूला होता है, जिसको हम हिंदी में सूत्र भी कह सकते हैं। तो आर्थिक आदेश मात्रा बराबर अंडर, इसको आप ध्यान से देख लें, 2 गुणा वार्षिक उपभोग इंटू आदेश मात्रा। वार्षिक उपभोग इंटू आदेश मात्रा अपॉन आदेश मात्रा अपॉन रख रखाव लागत। रख रखाव लागत प्रति इकाई। इस फॉर्मूले को आप याद रखें, और यदि फॉर्मूला आपके याद है तो बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो यहां पर देखिए, यहां वार्षिक उपभोग दिया हुआ है 4000, तो 2 गुणा 4000, और आदेश लागत दी हुई है 80 अपॉन रख रखाव की लागत है 4। 4 से डिवाइड करते हैं, तो ये 80 को डिवाइड कर लेते हैं 4 से, तो ये आ जाएगा आपका 20। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो ये आ जाएगा आपका। और तो ये है आपका 1,60,000। जब इसका अंडर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 400 यूनिट। तो करेक्ट आंसर 400 यूनिट, मतलब आंसर आपका डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उम्मीद है आपका भी आंसर डी ही आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट बीईपी इन यूनिट्स फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। निम्नलिखित संबंधों का उपयोग कर इकाइयों में सम विच्छेद बिंदु की गणना कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विक्रय मूल्य 15 रुपए प्रति इकाई, परिवर्तनशील लागत 8 रुपए प्रति इकाई, स्थायी लागत फिक्स कॉस्ट ये है आपकी 14,000, उत्पादित इकाइयां 6,000। तो वीडियो को कीजिए आप पॉज और इस क्वेश्चन को खुद करके देखिए। चलिए तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। आपने ये जरूर कर लिया होगा। तो देखिए यहां पर पूछा है बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। बीईपी इन यूनिट्स, इसका फॉर्मूला होता है आपका बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू, तो ये होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन ये भी यूनिट में है कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर कंट्रीब्यूशन जो दिया हुआ है आपका वो क्लियर दिया हुआ नहीं है, तो चलो कंट्रीब्यूशन देखते हैं कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है। तो कंट्रीब्यूशन होता है, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स कितना दिया हुआ है यहाँ, तो सेल्स अगर यहाँ यूनिट की बात करें तो यूनिट की बात, सेल्स की वैल्यू है यहाँ पर आपकी सेलिंग प्राइस 15 रुपए पर यूनिट, तो 15 माइनस वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है 8 रुपए पर यूनिट, मतलब 8। तो यहाँ पर ये आता है आपका 7 रुपीज। ये 7 क्या है, आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है।
तो अब इसकी वैल्यू रख लेते हैं ऊपर अपने इसी फॉर्मूले में बीईपी में। तो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट कितनी दी हुई है? फिक्स कॉस्ट आपकी दी हुई है 14,000, 14,000। इसको डिवाइड कर लेते हैं कंट्रीब्यूशन से। कंट्रीब्यूशन कितना आया है? 7। तो 7 से हम डिवाइड करेंगे तो 7 टू जा 14, 2000। तो आंसर आएगा आपका 2000। मतलब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन बी होगा। आई होप आपका ये भी आंसर सही गया होगा। और यदि नहीं गया है तो इस चैप्टर को आप अच्छे से कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि इस चैप्टर को हम कराएं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। हम एक स्पेशल क्लास इस पर जरूर लेंगे यदि आपके कमेंट आते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रारंभिक स्टॉक। तो प्रारंभिक स्टॉक दिया हुआ है आपका 15,000 रुपए। किराया परचेज दिया हुआ है 40,000 रुपए। विक्रय की लागत कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है 52,000। विक्रय सेल्स दिया हुआ है 57,000। तो पूछा है यहाँ तक ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस क्या होगा, सकल लाभ या हानि क्या होगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ देखिए, जब आप जो फॉर्मूला लगाते हैं कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का लगाते हो आप, लेकिन यहाँ तो ये कॉस्ट दी हुई है 52,000। तो ये फाइंड करने की जरूरत नहीं है। सिंपल क्या होगा? सेल्स माइनस कॉस्ट। तो सेल्स माइनस कॉस्ट का फॉर्मूला लगा लेते हैं। सेल्स माइनस कॉस्ट इजिकल टू क्या होगा? ये होगा आपका प्रॉफिट, इजिकल टू प्रॉफिट। अब यहां देखेंगे सेल्स कितना है, तो सेल्स है आपका 57,000 माइनस कॉस्ट है आपकी 52,000। तो ये प्रॉफिट आ जाएगा आपका 5,000। तो सिंपल है, ऑप्शन यहाँ भी आपका करेक्ट होगा। कंफ्यूज करने के लिए केवल क्वेश्चन था, ये देखना था आप इसमें आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का तो फॉर्मूला नहीं अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, टीम आपके रात दिन आपके लिए मेहनत में लगी हुई है, तो उसका हौसला अफजाई जरूर करें। सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। यदि यह मान ले कि कोई भी सरकारी या विदेश क्षेत्र है ही नहीं और उपभोग की सीमांत दर 0.8 है, तो गुणांक का मूल्य क्या होगा? इफ वी एज्यूम दैट देयर इज नो गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर इन द मार्जिनल रेट ऑफ कंजप्शन इज 0.8, then the value of the multiplier is। देखिए, गुणांक का फॉर्मूला होता है, गुणांक मतलब के गुणांक इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीएस, एमपीसी, 1 - एमपीसी कंजप्शन। तो यहां पर देखेंगे कि देखते हैं के का फॉर्मूला क्या होगा? 1/1 - 0.8। बस यहाँ फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये बचता है आपका, यदि आप 1 में से 0.8 मतलब 80 कम करेंगे तो ये बचेगा आपका 0.2। अब इसको डिवाइड करेंगे आप, तो ये आ जाएगा आपका k इजिकल टू 5। 5 कैसे आया? जीरो काट देते हैं, ऊपर ये जीरो लगा देते हैं, तो 2 से आ जाएगा ये 5। तो k की वैल्यू क्या होगी? 5। तो आंसर आपका क्या होगा? डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। दोबारा देख लें इसको, क्या याद रखना है आपको? इसका फॉर्मूला, गुणांक क्या होता है? गुणांक का फॉर्मूला होता है k का 1/1 माइनस एमपीसी और एमपीसी। तो एमपीसी आपको यहाँ दिया हुआ है 0 पॉइंट आप, ये क्या है आपका? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी आपका यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपका आंसर आ गया। फॉर्मूला बिल्कुल ना भूले, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टीम ने आपके लिए इतने बेहतरीन क्वेश्चन तैयार किए हैं कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तब देखेंगे कि प्रैक्टिस सेट आपके लिए कितना जरूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, यहाँ पर सूची ए और सूची बी दो दी गई है, दो मदद दी गई है। इनको आपस में मैच करना है आपको। जैसे लीज होल्ड एसेट्स, ऑयल वेल्स, लूज टूल्स और स्टॉक, ये आपको दिए हुए हैं। आपको बताना है कि लीज होल्ड एसेट्स जो होती है, पट्टे पर संपत्ति, उसका डेप्लेशन होता है, अमोर्टाइजेशन होता है, फ्लक्चुएशन होता है या रिवैल्यूएशन होता है। तो सही ऑप्शन अगर हम देखें तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका
ए होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। तो ए को आप देख सकते हैं, फर्स्ट आपका लीज होल्ड एसेट्स है, तो लीज होल्ड एसेट का अमोर्टाइजेशन होता है, परिशोधन होता है। अगर बात करें वही ऑयल वेल्स, तो यहाँ पर ऑयल वेल्स को देखेंगे तो इसका आपका डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन मतलब रिक्तीकरण होता है। ये नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी होते हैं उन पर डेप्रिसिएशन आता है, डेप्रिसिएशन नहीं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अलग होता है। वो फिक्स टेंजेबल एसेट को अगर उसकी वैल्यू कम होती है तो उसको वो उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू कम हो रही है। लूज टूल की बात करें अगर, तो लूज टूल को अगर हम देखें तो ये आपका रिवैल्यूएशन होता है, कम इसका वैल्यू ज्यादा होती है इसकी, तो इसको रिवैल्यूएट किया जाता है। और स्टॉक को आपका फ्लैक्चुएशन होता है। तो सही आंसर आपका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कारखाने मैनेजर का लाभ यहाँ 10% दिया हुआ है, उसका कमीशन काट कर मिलता है, यदि लाभ 220 रुपए है तो कमीशन होगा। तो देखिए यहाँ कहा गया है, इफ द फैक्ट्री मैनेजर रिसीव्स 10% प्रॉफिट माइनस हिज कमीशन, मतलब उसका कमीशन कम होने के बाद जो आया उस पर आपको उसको कमीशन देना है। तो यहाँ पर कमीशन क्या होगा? तो मैनेजर कमीशन इज इक्वल टू होगा कमी नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इनटू जो रेट दी हुई है, रेट, और अपॉन 100 प्लस रेट, 100 प्लस रेट। तो ये फॉर्मूला तब लगाना है अगर कहता है कि प्रॉफिट में से मैनेजर का कमीशन काटने के बाद तब उसको कमीशन देना है। तो ऐसे में ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो नेट प्रॉफिट कितना है? 2200 रुपये। तो 2200 इंटू रेट है आपकी यहाँ 10, और अपॉन 110, 110 से डिवाइड कर देते हैं 2 टाइम्स, और 2 टाइम्स करके एक जीरो आ जाएगी यहाँ 20। तो आंसर आ जाएगा आपका 200। तो करेक्ट आंसर होगा आपका बी 200। लेकिन अगर कहता है यहाँ कि नेट प्रॉफिट का 10%, तो फिर सीधा 2200 रुपये का 10% 220 हो जाता। बट यहाँ कहा है कि उसका मैनेजर का प्रॉफिट हटाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 10% देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्न कथनों में से कौन सा गलत है? माल्थस का जनसंख्या जो सिद्धांत है प्रत्यक्ष रूप से उत्पत्ति ह्रास नियम पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा, अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत ने जनसंख्या की तुलना खाद्यान्नों से की है। थर्ड है, अनुकूलतम जनसंख्या का बिंदु स्थिर होता है। तो यहाँ आपसे पूछा था गलत कौन सा है, तो केवल यहाँ पर पहला ही सही है कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत प्रत्यक्ष रूप से उत्पत्ति ह्रास नियम पर निर्भर नहीं करता है, यही गलत है, क्योंकि ये तो निर्भर करता है। बाकी सारी बातें सही हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? कौन सा कथन गलत है, ये इसने पूछा था, तो कौन सा कथन गलत है? तो कथन गलत जो होगा इसमें वो बी, दोनों कथन गलत हैं, केवल पहला ही सही है। तो देखिए आप इसको क्लियरली देख लें कि यहाँ पर माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है वो प्रत्यक्ष रूप से उत्पत्ति ह्रास नियम पर निर्भर नहीं है। क्योंकि अगर उत्पत्ति ह्रास नियम की बात करें तो उत्पत्ति ह्रास नियम कृषि के क्षेत्र में प्रभावशाली होता है। ये किसके क्षेत्र में प्रभावशाली होता है? कृषि के क्षेत्र में, जनसंख्या के नहीं। तो आप इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो ये निहित है आपके अनुच्छेद अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में ये शामिल है, और अनुच्छेद 14 आपको यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। तो याद रखें, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये अनुच्छेद 14 में आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑप्शन डी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि मूल लागत 50,000 रुपए तथा कारखाना लागत 70,000 रुपए हो एवं कार्यालय व्यय कारखाना उपरिव्यय का 50% हो तो उत्पादन लागत क्या होगी? तो यहाँ पर ध्यान रखें, देखिए मूल लागत दी हुई है 50,000, कारखाना लागत कारखाना लागत 70,000 रुपए दी हुई है, एवं कार्यालय व्यय को गिरा के कारखाना उपरिव्यय का 50% है, तो उत्पादन लागत क्या होगी? तो इसको सोल्व करते हैं। देखिए प्राइम कॉस्ट दी हुई है 50,000, प्राइम कॉस्ट है आपकी 50,000। इसमें ऐड कर लेते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, ऐड करेंगे इसमें फैक्ट्री ओवरहेड।
अब फैक्ट्री ओवरहेड इसमें ऐड करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में क्या कह रहा है कि फैक्ट्री फैक्ट्री ओवरहेड कितने होंगे? देखिए 70,000 कारखाना लागत और उसकी प्राइम कॉस्ट कितनी थी? 50। तो 50 से कारखाने में तैयार हुआ 70 में, इसका मतलब दोनों का डिफरेंस 20,000। तो 20,000 यहाँ पर क्या होगा? 20,000 होगा यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड। तो इसमें ऐड कर लेते हैं फैक्ट्री ओवरहेड 20,000, 50,000 प्लस 20,000। तो ये फैक्ट्री कॉस्ट आएगी आपकी इस तरह से 70,000 फैक्ट्री कॉस्ट आ रही है। अब इसमें ऐड करते हैं ऑफिस ओवरहेड 50% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड कितने हैं? फैक्ट्री ओवरहेड हमारे आए हैं 20,000, तो 20,000 का 50% आधा हो जाएगा 10%, 10,000। तो 10,000 इसमें हम ऐड करेंगे। तो देखिए यहां पर दोबारा से लिख लेते हैं इसको। प्राइम कॉस्ट प्राइम कॉस्ट यहाँ पर 50,000 है, इसमें प्लस कर लेते हैं 20,000। ये 20,000 क्या थे हमारे? फैक्ट्री ओवरहेड। और इसमें ऐड कर लेते हैं ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड आए थे हमारे 10,000। तो इस तरह से जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है, प्रोडक्शन कॉस्ट जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है, प्रोडक्शन कॉस्ट उत्पादन लागत जो आ रही है, प्रोडक्शन कॉस्ट, तो ये आ रही है हमारी 80,000। तो ये 80,000 आ रही है। तो इसको याद रखें, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड प्लस ऑफिस ओवरहेड, तो टोटल 80,000 आ रहा है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया निर्भर करती है राष्ट्रीय आय पर, व्यय पर, विदेशी सहायता पर या बचतों पर। तो ये निर्भर करती है बचतों पर। सेविंग्स कितने हैं इस पर डिपेंड होता है आपका कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लिस्ट दी हुई है, आपको इनको मैच करना है और सही आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर देखिए, जोरदार आदेश देना, ऑर्डिनल विश्लेषण, क्षतिपूर्ति, मांग वक्र। देखिए आपको कार्डिनल ऑर्डिनल से ही पता चल गया होगा। कार्डिनल एनालिसिस और ऑर्डिनल एनालिसिस ये क्या था? ये था आपको जो संतुष्टि मिलती थी, मतलब यूटिलाइजेशन मिलता था, तो उसको मेजर करने के लिए जो ऑर्डिनल और कार्डिनल दो यहाँ पर आपको अप्रोच दी हुई थी। तो ये किस किस ने दी थी? देखिए जो ऑर्डिनल था, ये किसने दिया था? हिक्स ने दिया था। तो इसको हिक्स से मैच कर लेते हैं। मार्शल ने कार्डिनल दिया था। मार्शल ने कार्डिनल दिया था। अब इन दोनों से ही आप ऑप्शन मैच कर सकते हैं कि ऑप्शन कौन सा आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो रहा है जिसमें ये दोनों ही आ रहे हैं। तो देखिए बी और सी का सेकंड और फर्स्ट, तो ये आ रहा है ऑप्शन आपका सी। तो क्षतिपूर्ति की मांग किस में आ रही है? यहाँ क्षतिपूर्ति की मांग आ रही है आपके थर्ड में। ठीक है। और आपका जोरदार आदेश देना ये है सेमुलसन। तो सही ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखांकन की द एंटिटी कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इज एप्लीकेबल टू, लेखांकन की इस व्यक्ति अवधारणा लागू होती है सोल प्रोप्राइटर्स कंसर्न पर या पार्टनरशिप पर, जॉइंट स्टॉक कंपनी पर या इन सभी पर। तो सही आंसर होगा आपका लेखांकन की स्वायत्तत्व अवधारणा लागू होती है। द एंटिटी कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इज एप्लीकेबल टू। एंटिटी कॉन्सेप्ट कौन सा है? एंटिटी कॉन्सेप्ट है कि अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी पर, तो देखिए सेपरेट एंटिटी क्या कहती है कि ओनर और बिजनेस दोनों अलग हैं। सोल प्रोप्रिएटरशिप में अगर सिंगल जो एकल स्वामित्व वाली एक संस्था है, कंपनी है, अगर उसका मालिक ही मर जाता है तो वो तो बंद हो जाएगी। पार्टनरशिप में भी यही है, दो साझेदार हैं, एक साझेदार खत्म हो जाएगा तो वो बंद हो जाएगी। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऐसा नहीं होता है। तो लेखांकन की जो अवधारणा है ये एंटिटी, ये इसमें ही लागू होती है कि यहाँ पर मालिक अलग है और फर्म अलग है, ये हमेशा चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एनएनपी, ऐसे लिखना चाहिए, एनएनपी एमपी, तो ये एमपी होगा मार्केट प्राइस। देखिए हमसे यहाँ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि आपका
नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होगा आपका एनएनपी एफसी इजिकल टू एनएनपी एफसी इजिकल टू, यहाँ 400 करोड़ दिया हुआ है और इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स 125 करोड़, इनडायरेक्ट टैक्स 125 करोड़, सब्सिडी दी हुई है 25 करोड़। अब देखिए एनएनपी एमपी का फॉर्मूला क्या होगा? एनएनपी एमपी इजिकल टू, तो ये होगा आपका एनएनपी एफसी में से में एनएनपी एमपी इजिकल टू एनएनपी एमपी इजिकल टू एनएनपी एफसी प्लस इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस होगा आपका सब्सिडी। तो इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं इजिकल टू के नीचे, इजिकल टू 400 प्लस 125 माइनस 400 प्लस 125 और माइनस 25, आंसर आ जाएगा आपका 500 करोड़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या आंसर आएगा आपका? 500 करोड़। देखिए जो भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप उसको रोक कर पॉज करके क्लास को और खुद करने की कोशिश करें, तब देखें आपका सही आता है या गलत आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयकर रिटर्न की ई फाइलिंग के चरणों को सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। रजिस्ट्रेशन होता है योरसेल्फ का, वेरिफिकेशन आईटीआर होता है, सेलेक्ट द रिक्वेस्टिंग फॉर्म होता है या फुल फॉर्म एंड अपलोड होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो होता है वो होता है आपका रजिस्ट्रेशन योरसेल्फ। रजिस्ट्रेशन योरसेल्फ होता है मतलब सबसे पहले ए आएगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका? ए। उसके बाद आता है आपका सेलेक्ट द रिक्वेस्टिंग फॉर्म, अपेक्षित प्रपत्र चयन किया जाता है मतलब आपका फिर सी होगा। और उसके बाद आता है आपका फुल फॉर्म एंड अपलोड, फिल फॉर्म एंड अपलोड, फिर आप फॉर्म को फिल करते हैं और अपलोडिंग करते हैं। तो ए की बचता है ए सी डी और अब बी। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ठेके का 50% भाग पूर्ण है तो सामान्य लाभ की निम्न राशि क्रेडिट की जाती है। तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला ही दिया हुआ है आपको, और कुछ नहीं है, सिंपल फॉर्मूला, इसको याद रखें। जब ठेके का कार्य आधा हो जाता है पूरा, तो लाभ आप कितना क्रेडिट करेंगे? तो आप लाभ मानकर चलते हैं जो भी अर्जित लाभ है, अर्जित लाभ, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अर्जित लाभ गुणा 3/2 इंटू रोकड़ प्राप्त और अपॉन प्रमाणित कार्य। तो ये आप इसका फॉर्मूला है, आप इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है? आपको बताना है सही युग्म कौन सा नहीं है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या 1948 थी? इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977 में था? या इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1980 में भी था? इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 91 था? तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर आपका ये सही युग्म नहीं है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 99 नहीं था, ये थी आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यवसाय की शुद्ध संपत्ति 1 जनवरी तथा 31 जनवरी को क्रमशः दी हुई थी 39,000 और 38,000। तो व्यवसाय के मालिक द्वारा जनवरी में 2,000 रुपए और विनियोजित किए गए थे तथा 6,000 रुपए आहरित किए गए थे। तो जनवरी माह की शुद्ध आय क्या थी? तो देखिए इसमें सबसे पहले आप देखिए कि एसेट, जितना एसेट है उतनी लाइबिलिटी होती है। देखिए यहाँ पर एसेट जो थी 1 जनवरी को 39,000 थी। तो 1 जनवरी को एसेट एसेट 1 जनवरी को 39,000 थी। इसमें ऐड कर लेते हैं जो उसने और इन्वेस्ट किया 2,000। तो इसमें ऐड कर लेते हैं जो 2,000 रुपए उसने और इन्वेस्ट किए। उसके बाद उसने ड्राइंग भी की है मतलब पैसा घर भी लेके चला गया, तो 6,000 को माइनस कर लेते हैं। तो इसमें से 6,000 हो जाएंगे लेस। तो 6,000 कर लेते हैं यहाँ लेस ड्राइंग के, इसको हटा देते हैं, सीधा ही कर देंगे यहाँ। उसके बाद इसमें लेस ड्राइंग 6,000 कर लेते हैं और नेट इनकम यहाँ पर
अब हम देखेंगे कि कितना आ रहा है। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, देखिए 39 और 2 41, 41 में से आप 6 कम करेंगे तो ये 35 आता है। तो ये क्या है आपकी एसेट, 35,000 है, 35,000 है। अब आप देखिए आपको दिया हुआ क्वेश्चन में क्या है, 38,000, और ये कितनी है आपकी 1 जनवरी को 35,000। तो 35 और 38 का डिफरेंस देखिए, तो ये होगा आपका नेट इनकम। तो ये हो जाएगी आपकी नेट इनकम। नेट इनकम कैसे आ जाएगी आपकी, क्लोजिंग एसेट माइनस ओपनिंग एसेट, क्लोजिंग एसेट माइनस ओपनिंग एसेट। क्लोजिंग एसेट कितनी दी हुई है, यहाँ क्लोजिंग दी हुई है 38,000, 38,000, 38,000 माइनस 35,000 है ओपनिंग, तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा यहाँ 3,000 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी के अलावा अन्य करदाताओं द्वारा अग्रिम कर की पहली किस्त जमा करने की नियत तिथि क्या है? तो वो तिथि दी हुई है आपकी 5 जून। ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह व्यवस्था जिसमें रहतियों की मात्रा एवं मूल्य की लागत सूचना प्राप्त होती रहती है, तो उसको क्या कहते हैं? रीऑर्डर पॉइंट वैल्यूएशन मेथड कहते हैं, या फिर सामयिक रहतिया विधि कहते हैं, या कुछ सतत रहतिया विधि कहते हैं, या एबीएस है, मतलब एबीसी एनालिसिस टेक्निक कहा जाता है। तो सही आंसर होगा परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड। सतत रहतिया विधि होती है जिसमें होता क्या है कि रहतियों की मात्रा एवं मूल्य की लगातार सूचना आपको प्राप्त होती रहती है कंटिन्यूसली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया किस पर निर्भर करती है? तो ये हो चुका था, इसका आंसर क्या था आपका, अगेन है ये व्यय पर। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया, नहीं नहीं ये गलत हो जाएगा, सॉरी, ये क्वेश्चन अभी करा चुके हैं हम, ये है बचतों पर, सेविंग्स पर, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी की सभा में मतदान निम्न प्रकार से हो सकता है, मत पत्रों द्वारा, हाथ उठाकर, आवाज द्वारा, या उपयुक्त सभी के द्वारा। तो सही ऑप्शन होगा आपका ऑल ऑफ द अबव, सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित दायित्वों को कंपनी के चिट्ठे में क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो यदि आप बैलेंस शीट में इन आइटम्स को दिखाते हैं तो वो किस क्रम में आप दिखाएंगे? देखिए सबसे पहले जो दिखाया जाएगा यहाँ पर क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक लोन है, शेयर कैपिटल है, और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है। तो ये लाइबिलिटी साइड दी हुई है। तो लाइबिलिटी साइड में आप सबसे पहले क्या दिखाएंगे, आप सबसे पहले यहाँ दिखाएंगे शेयर कैपिटल। आपने बैलेंस शीट देखी होगी, उसमें सबसे पहले क्या दिया होता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, और इक्विटी लाइबिलिटी में दिया होता है शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले क्या जाएगा, शेयर कैपिटल। उसके बाद क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस होता है। अब रिजर्व एंड सरप्लस का यहाँ आइटम कोई है, तो अब रिजर्व एंड सरप्लस का आइटम नहीं है, तो उसके बाद आती है नॉन करंट लाइबिलिटी, उसके बाद करंट लाइबिलिटी। तो उसके बाद आ जाएगा अब आपका बैंक लोन, क्योंकि बैंक लोन क्या होगा आपका, ये आपका नॉन करंट लाइबिलिटी होगी। उसके बाद हम क्या देखेंगे, फिर होगा आपका प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजंस आते हैं, और देन आपका ओ बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा, क्योंकि ये आपका करंट लाइबिलिटी होती है। तो बैलेंस शीट के अनुसार हमने देखा कि सबसे पहले शेयर कैपिटल है, उसके बाद आपका बैंक लोन, देन प्रोविजन, एंड देन बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, तो डी ऑप्शन को आप करेक्ट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डी आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से बाजार के किस रूप में उत्पादक पृथककृत होता है तथा विक्रय लागतें व्यय की जाती हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ द मार्केट इज द प्रोड्यूसर डिफरेंशिएट इन द सेलिंग कॉस्ट आर इनकर्ड? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, या नन ऑफ दीज। सही आंसर होगा आपका सी, एकाधिकार प्रतियोगिता। एकाधिकार प्रतियोगिता में उत्पादक पृथकीकृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निजी कंपनी में अंश का हस्तांतरण हो सकता है, तो यहाँ प्राइवेट कंपनी की बात हो रही है, तो कैसे हो सकता है ये पूछ रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको अंशों का शेयर को ट्रांसफर करना है। तो शेयर ट्रांसफर कैसे हो सकते हैं, ट्रांसफरेबल फ्रीली हो सकते हैं स्वतंत्रता पूर्वक, या ट्रांसफरेबल विद सम रिस्ट्रिक्शन, कुछ प्रतिबंध के अनुसार हो सकते हैं, या फिर नॉन ट्रांसफरेबल
हस्तांतरित होते ही नहीं है या उपरोक्त सभी प्रकार से। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ये तो दिया हुआ नहीं है कि ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अनुसार हो सकते हैं, ये तो ऑप्शन है नहीं, तो इसका मतलब सीधा क्या होगा, सामान्यता। सामान्य बात ये है कि इसमें ट्रांसफर नहीं होते हैं, तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट आर जनरली एप्लीकेबल इन द सिचुएशंस वेयर लागत योग प्लस ठेका, लागत योग प्लस ठेका सामान्यता उन दशा में लागू होता है जहां पर लागत का अनुमान सरलता से किया जा सकता है, या ठेकेदार लाभ की एक निश्चित राशि अर्जित करना चाहता है, या अग्रिम में शुद्ध लाभ की गणना संभव नहीं हो, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा अग्रिम, मतलब एडवांस में आप शुद्ध लाभ की गणना संभव ना हो, जहां पर आप एडवांस में नेट प्रॉफिट की गणना नहीं कर सकते हो, तो वहां पर इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पार्षद सीमा नियम में शामिल नहीं किया जाता है, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पर क्लॉज दी हुई है, नेम क्लॉज, जुडिशियल क्लॉज, ऑब्जेक्टिव क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज। तो देखिए यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है आपका बी, क्षेत्राधिकार क्लॉज वाक्य नहीं होता है, जुडिशियल क्लॉज नहीं होता है, नेम क्लॉज होता है, ऑब्जेक्टिव क्लॉज होता है, लाइबिलिटी क्लॉज होता है, सब्सक्रिप्शन क्लॉज होता है, लेकिन आपने देखा होगा ये कोई क्लॉज नहीं होती है, तो बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओपनिंग डेटर्स दिए हुए हैं 10,000, सेल्स रिटर्न 7,000, बैड डेब्ट 3,000, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 40,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 13,000, और आपसे पूछा है बताइए उधार की बिक्री क्या होगी, क्रेडिट सेल क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर हमें इसे हम वैसे दो मेथड से कर सकते हैं, लेकिन हम इसको टी सेप अकाउंट से करते हैं। तो टी सेप अकाउंट बनाते हैं, टी बना लेते हैं, ये तो आपने बनाए होंगे। एक साइड हो जाएगी यहाँ पर आपकी डेबिट, और एक साइड हो जाएगी क्रेडिट। ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। तो देखिए ये जो डेटर्स अकाउंट होता है, कौन सा अकाउंट है, यहाँ लिख देते हैं हम, ये है आपका डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट। तो डेटर्स हमारी एसेट है, और एसेट कहाँ से शुरू होती है, डेबिट से। तो डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। अब आप देख लीजिए ओपनिंग कितने दिए हुए हैं, ओपनिंग दिए हुए हैं आपके 10,000, 10,000। वैसे एक छोटा सा कॉलम अमाउंट का भी बना लो यहाँ, इधर भी बना लेते हैं अमाउंट का कॉलम। अब देखिए आप बैलेंस शीट 10,000 है। अब यहाँ पर अगर आप उधार सेल करोगे तो बैलेंस बढ़ जाएगा, और उधार सेल यहाँ हमसे पूछी है, तो यहाँ पर देखते हैं टू क्रेडिट सेल्स, टू क्रेडिट सेल्स। अब हमें देखना है ये कितनी होगी, टू क्रेडिट सेल्स, ये हमें पता नहीं है। अच्छा अगर हम ये बैलेंस, अगर ये डेटर्स है हमें पैसा देते हैं तो ये कम हो जाएंगे, देखिए डेबिट साइड से ये बढ़ते हैं, क्रेडिट साइड से कम होंगे। अब हमें कैश रिसीव्ड हुआ है, कैश रिसीव्ड कितना हुआ है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 40,000, तो इसको लिख देते हैं क्रेडिट साइड में। बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट 40,000, बाय कैश अकाउंट 40,000, क्योंकि इससे डेटर्स कम हो गए, हमें पैसा मिला है। उसके बाद हम हमें सेल रिटर्न हुई है, मतलब उन्होंने हमारी सेल को वापस कर दिया है, तो बाय सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न, ये भी दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न कितना है हमारा, बाय सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न कितना हुआ है हमारा, विक्रय वापसी, ये 7,000 रुपए दी हुई है हमें, 7,000। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें कि हमारे बैड डेप्ट भी हुए हैं, तो बैड डेप्ट होने से क्या हुआ है हमारा, आप ये देखिए कि यहाँ पर अब आपको क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, तो क्लोजिंग बैलेंस लिख लीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है बाय, अच्छा हमारे बेड डेप्ट अभी रह गए हैं, बेड डेप्ट भी दिए हुए हैं, बाय बेड डेप्ट 13,000 रुपए दिए हुए हैं। तो बेड डेप्ट है हमारा 13 नहीं 3,000 बेड डेप्ट है, 3,000 बेड डेप्ट। और क्लोजिंग बैलेंस जो दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक डेटर्स मतलब क्लोजिंग बैलेंस,
ये दिया हुआ है आपका, इसको हम क्या बोलेंगे, इस क्लोजिंग को, इसको बोलेंगे बाय बैलेंस सीडी, इसको बोलेंगे हम बाय बैलेंस सीडी। तो बैलेंस सीडी कितना दिया हुआ है, बैलेंस सीडी दिया हुआ है आपका 13,000। अब दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए। तो देखिए इस साइड को जोड़ते हैं तो 13, 3, 13 और 3 16, 16 और यहाँ पर आपके हो जाएंगे 56 और टोटल इसका आ जाएगा आपका 63। तो टोटल कितना आ जाता है 63। दूसरी साइड का भी 63 होना चाहिए, तो इसके सामने यहाँ भी 63 लिख देते हैं। 63,000, 63,000, इसके सामने यहाँ 63,000, 63,000 और 63,000, 63,000। अब आप देखिए दोनों साइड का बैलेंस बराबर होना चाहिए, दोनों साइड का बैलेंस बराबर होना चाहिए। अब आप देखेंगे जब डेबिट साइड में केवल कितना है 10,000 लिखा हुआ है और टोटल है 63,000, तो 63,000 में से 10 कम करेंगे तो क्या बचेगा 53,000। तो आंसर क्या आ गया 53,000। तो 53,000 कैसे आया, दोनों साइड का बैलेंस करके। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार दोबारा देख लें। इसको अदर इंक ले लेते हैं और इससे देखिए सबसे पहले हमने लिखा था ओपनिंग बैलेंस कितना 10,000। उसके बाद हमने लिखा यहाँ पर बाय कैश, कैश कितना आया 40,000। उसके बाद सेल्स रिटर्न कितना हुआ है 70,000। बैड डेप्ट कितना हुआ है 3,000 और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है क्वेश्चन में 13,000। तो इन सब का टोटल हमने कर दिया है 63,000। जितना ये इस साइड टोटल है उतना ही इधर साइड टोटल होना चाहिए, दोनों साइड का टोटल बराबर होना चाहिए। अब दोनों साइड का टोटल 63 है लेकिन इसमें लिखा हुआ है बैलेंस बीटी 10,000, तो डिफरेंस जो है वो 53,000 आ गया। तो 53,000 आंसर है, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब विक्रय की मात्रा 10,000, परिवर्तनशील लागत 6,000 और लाभ 2,000 हो तो लाभ मात्रा अनुपात क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो इसको पहले वीडियो को आप क्लास को पॉज कीजिए और अपने आप सोल्व कीजिए जब आप इसको मैच करना। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं आपके फॉर्मूला बेस होते हैं, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो सब कुछ हो जाएगा। तो लाभ मात्रा अनुपात मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिख लेते हैं पीवी रेशो इजिकल टू। आई होप आपने ये सही कर लिया होगा, नहीं किया है तो आप, मैं फिर कह रहा हूँ इस चैप्टर पर हम एक अलग क्लास आपके लिए बना देंगे यदि आप कमेंट में लिखते हैं आपको इसकी नीड हो तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। अब आप कहेंगे यहाँ कंट्रीब्यूशन तो दिया हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, इजिकल टू के इस कंट्रीब्यूशन की जगह हम लिख लेते हैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अब अपॉन सेल्स। अब देखिए यहाँ क्या क्या दिया, सेल्स तो दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर लेते हैं इनटू 100। तो सेल्स कितना दिया हुआ है 10,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया हुआ है 6,000 अपॉन 10,000 इंटू 100। तो देखिए 10,000 में से 6 कम होंगे तो ये बचेंगे आपके 4,000। तो 4,000 अपॉन 10,000 इंटू 100, 4 जीरो से 4 जीरो कट कर लेते हैं तो सिंपल क्या बच रहा है आपका 40%। तो आंसर आएगा आपका 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्रय एवं वितरण उपरिव्यय किस आधार पर अवशोषित किए जाते हैं, ऑन विच बेसिस आर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऑब्जर्व। तो किस तरह से आप इनको कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज ऑन कॉस्ट ऑन सेल या परसेंटेज ऑन फैक्ट्री कॉस्ट या रेट पर यूनिट या नन ऑफ दीज। तो सही आंसर होगा आपका रेट पर यूनिट, दर प्रति इकाई इनको हम ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन केस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड मीन्स क्या होता है, कोष फ्लो, कोष प्रवाह में विवरण की दशा में कोष का अर्थ होता क्या है, रोकड़ से होता है, पूंजी से होता है बस, या फिर शुद्ध कार्यशील पूंजी नेट वर्किंग कैपिटल इससे होता है या इसमें से कुछ नहीं। तो देखिए नेट वर्किंग कैपिटल से होता है और नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है आपका करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। यहाँ पर नेट वर्किंग कैपिटल से होता है। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखें, ये होता है आपका वर्किंग कैपिटल इजिकल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी।
ये फॉर्मूला किसका है आपका? नेट वर्किंग कैपिटल का, इजिकल टू नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो किसका फॉर्मूला है ये? वर्किंग कैपिटल का। तो करंट एसेट और माइनस करंट लाइबिलिटी इजिकल टू ये होता है आपका वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल। तो याद रखें, देखिए दो चीजें हैं, ये दोनों को आप ध्यान रखें। एक होता है नेट वर्किंग कैपिटल, तो एक होता है नेट वर्किंग कैपिटल, NWC। NWC नेट वर्किंग कैपिटल इजिकल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। और एक इसी के जैसा दूसरा होता है ग्रोस, जी वर्किंग कैपिटल, GWC। ग्रोस वर्किंग कैपिटल ये होता है टोटल एसेट। तो आप इसको याद रखें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेते हैं आपसे विदा। आप जरूर लिखें कि कितने आपके यहाँ पर क्वेश्चन सही आ रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मोटिवेट हो जिससे हमारी टीम, और आपके लिए इसी तरह के प्रैक्टिस सेट लेकर आए। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, और आपने ये आज अच्छे से किए होंगे। काफी क्वेश्चंस आपने देखे होंगे कि कितने बेहतरीन क्वेश्चन हैं इसके। तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं, तब तक लगे रहिए अपनी तैयारी में, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और हमें भी मोटिवेट करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।